प्रियंका गांधी दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीनों की भाषा और इधर आपने देखा प्रियंका गांधी की भाषा। इन दोनों अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग दलों के नेताओं की बात हम लोग कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां दुखती रग पर हाथ रखने की जरूरत होती है, उसमें भी खासकर जो सत्ता पक्ष में है, जिसके पास सब कुछ है, जो सब कुछ जो दे सकता है, वो अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो ये डर, ये घबराहट, ये बौखलाहट क्या कुछ कह रही है, ये समझना चाहता हूं। और साथ साथ जो राजनीति इस वक्त कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी कर रही हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आवाज है आपको? जी जी जी। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही देखो, दो बातें बड़ी है इसके अंदर के जिस तरीके की भाषा नरेंद्र मोदी, अमित योगी आदित्यनाथ हैं, बिल्कुल दिनेश ने सही बोला कि जो गुंडई वाली भाषा होती है, डराने धमकाने वाली भाषा होती है, इसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, जैसा आपने अपनी शुरुआत में ही कहा कि काम में कोई दम नहीं और वैसे दिखाओ कि हम बहुत दमदार हैं। ये वाली भाषा मोदी जी की आदत है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कर कुछ पाते नहीं। 7 साल में ठन ठन जनधन ठन ठन लूटन हो रखा है पूरा। उसी तरीके से न पाकिस्तान न चीन, वहां तो भूल जाइए, देश के अंदर भी कोई हालात नहीं। आपको याद होना चाहिए, सबको याद है 2013 से लेकर 2014 तक जब इलेक्शंस होने वाले थे, पहली बार एनडीए 2 के वाली बात कर रहा हूं मैं, तो बड़ा कहते थे कि भाई देश के अंदर अर्थव्यवस्था, देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, देश के अंदर समाज सुधार, जातिवाद हटाना वगैरह वगैरह, पता नहीं कितनी उन्होंने पतंगे उड़ाई। लेकिन हुआ क्या अंत में कि एक भी डिलीवरी नहीं कर पाए आज तक 7 साल हो। अमित शाह का भी वही हाल है। माफ कीजिएगा, अमित शाह बोलूंगा मैं, अमित शाह जी नहीं बोल सकता, क्योंकि अमित शाह जी जो हैं वो 86 लाख को 46 लाख बोलते हैं। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ के आए, सरदार पटेल होते तो इनको सिखा देते। तीसरी बात, अमित शाह जी की तो आदत है कि वो जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, यहां बटन दबा हुआ करंट लगेगा, ये सब इनकी बोलने की वजह से ही गली नुक्कड़ चौराहों पे जो इनके वो भक्तगण घूमते हैं, वो ये सब हंगामा करते हैं। रही बात जिस तरीके का डर का माहौल था, मैं था का इस्तेमाल करूंगा, वो अब नहीं है। कोई नहीं डरता इनसे, ना इनसे डरता है, ना इनके भक्तों से डरता है, ना इनके बीजेपी फॉलोअर से डरते हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश के अंदर घूमता हूं, अब तो इनकी गाड़ियों के ऊपर जो हर समय भाजपा के झंडे लगते थे, वो भी नहीं दिखते। लोगों को समझ में आ गया है कि बेवकूफ बनाना इनको आता है और लोग ये समझ चुके हैं कि बेवकूफ लोग बन चुके हैं। क्योंकि राम मंदिर मेरे के लिए, घर के लिए, लोगों के लिए न खाद देगा न रोटी देगा। वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपनी जगह बनता रहे। शिक्षा का स्तर क्या कर रखा है, महिलाओं की सुरक्षा का स्तर क्या कर रखा है, बच्चों की पढ़ाई का क्या कर रखा है, जिस तरीके से मेडिकल हालात और सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की, उसका क्या कर रखा है, किसानों की क्या हालत है। धमकी दे रहे हैं बुलडोजर लेकर के आएंगे। अरे बुलडोजर तो इन पे चलने वाला है। फिर वही समाना याद आता है पार्लियामेंट में कि ऐसे रोएंगे फिर वहां बैठ के कि हमारी कोई इज्जत नहीं। जब खुद पे आए तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये वाला जो इनका रोल प्ले होता है, ये जनता समझ चुकी है और बहुत उस पर हंसती है। माफ कीजिएगा, जब मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 महीने में जो भ्रमण किए, नोबडी इज स्केयर्ड ऑफ बीजेपी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोलते रहे अपना। बड़ा आए थे ये कहने के लिए कि जो नुकसान करेगा तो हम उसकी जमीन हड़प लेंगे, उसकी जमीन कुर्क कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। विकास दुबे वाले मामले में देखा, भैया अजय मिश्रा टेनी का घर गिराया कि नहीं गिराया, क्योंकि उसके लड़के ने तो इतना बड़ा नुकसान कर दिया। वहां कौन सा विकास दुबे का कन्विक्शन आ गया था कि जो उसको उठा करके आपने ये किया और उसका घर तोड़ दिया। कन्विक्ट हो जाता तो उसके बाद आप उसका घर बाप का पिता का तोड़ देते, समझ में भी आता। तो आप आशीष मिश्रा मोनू के पिता मंत्री श्री, जिनको आज अमित शाह लिए लिए घूम रहे हैं, सोचिए क्या गुंडई दिखा रहे हैं, उनका घर तोड़ा नहीं। ये दोगलापंथी जो है बाबा जी को मठ वापस ले जाएगी और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि ये मठ वापस ही जाएंगे। इसलिए अभी तक कोई वादा नहीं किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा 22 का। कोई वादा नहीं किया, क्योंकि अब तो हो सकता है कि कोई बाई इलेक्शन भी नहीं आएगा कि ये 2022 में जब चुनाव हारेंगे तो उसके बाद कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन आए कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा वहां बनाए। कुछ नहीं, पब्लिक समझ गई है, जनता समझ गई। अब दूसरी बात कि जिस तरीके से कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो और यहां तक कि बसपा हो या अन्य दल छोटे बड़े जो भी हैं, वो अगर जनता के पास पहुंच रहे हैं तो उसका कारण यही है कि जनता को यह पता चलना चाहिए कि तुम हमें दो या ना दो, पर वहां दे करके तुम जो अपनी बर्बादी का सबब बना देते हो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए।
सुना किसी भी पॉलिटिकल, मैंने अभी तक अखिलेश जी को नहीं सुना, तो प्रियंका जी को नहीं सुना, मायावती जी को नहीं सुना ये कहते हो कि मुझे वोट दो। कम से कम पिछले 6 महीने में तो मैंने नहीं सुना कि मुझे वोट करो। और ये तीनों या इनके सिवाय जो उप मुख्यमंत्री जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, केशव प्रसाद मौर्य, हाल में कहीं का मैंने वीडियो देखा था कि वो भाई साहब जो हैं हमारे, वो खड़े हैं और वहां पे सारे डीएम, एसडीएम और पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और उनको धमका रहे हैं। देखिए, अपने प्रशासन को धमकाना मंत्री के लिए हो सकता है काम, लेकिन धमका क्या रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक लेवल, जिला लेवल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अगर तुम, पुलिस वालों और मंत्रियों और संतरियों, अगर तुम नहीं सुनोगे प्रशासनिक सेवा वाले, तो याद रखना 22 में हम फिर आ रहे हैं। मैं तो समझना चाहता हूं कि आईएएस, आईपीएस की जो एसोसिएशंस होती हैं, क्या वो इतनी कमजोर पड़ गई हैं कि एक उप मुख्यमंत्री सर्विंग ऑफिसर्स को खुलेआम धमका रहा है कि नहीं तो देख लेना, और आप लोग शांत हैं? क्या आप लोगों को भी प्रशासनिक सेवाओं की जो आपने कस्में खाई हैं, क्या हुआ उनका? शर्म आती है कि हम उस 2022 की तरफ जा रहे हैं जहां गलती से भी अगर उत्तर प्रदेश ने फिर वही बेवकूफी करी जो 2017 में की थी, माफ कीजिएगा बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि निकल के वही आ रहा, तो एक बात साबित हो जाएगी, और ये अंतिम मेरा लाइन होगा इस समय, एक बात साबित हो जाएगी कि जनता को बेवकूफ बनाने वाले मस्खरे अगर 3-4 मिल जाएं तो कितनी सारी जनता बेवकूफ निकल के बाहर आती है, ये मेरे देश का आईक्यू लेवल दिखाती है। निशांत जी, एक सवाल और भी है, और सवाल ये, सवाल नहीं जबकि अभी बता रहे हैं, आज होम मिनिस्टर साहब ने ऐलानिया तौर पे कह दिया है कि योगी जी को जिताएं, और पहले भी कहा गया है कि योगी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री योगी ही होंगे उत्तर प्रदेश में। अब मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और जो आप बात बता रहे हैं उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर ऐसा होता है तो योगी जी दूर दूर तक नज़र नहीं आने वाले हैं। लेकिन एक और भी बाइट है जो अभी दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन उसमें साफ जब गोरखपुर की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो वहाँ के विकास की बात करते हुए कह रहे हैं कि पहले यहाँ आने से लोग कतराते थे, घबराते थे, माफिया राज था, गुंडा राज था, लेकिन आज यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ विकास की गंगा बह रही है। लेकिन गोरखपुर की बात जब जब मुझे तो ध्यान आता है, होश संभालने के बाद से जब जब सुना हूँ, और एक दो पंक्तियां हमेशा सुनने को आती थी कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, तो उस योगी योगी के उसमें गढ़ में अगर योगी जी ही जाके वहां भाषण दें और ये कहें कि यहाँ पहले माफिया राज था, ये जरा समझ में नहीं आया। आप बहुत घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जरा समझाइए कि आखिर ये है क्या, क्यों आखिर योगी आदित्यनाथ को अपने गढ़ में, अपने घर में जाकर के ये बातें करनी पड़ रही हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि डर और खौफ का माहौल तो खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि दोबारा सरकार बनेगी कि नहीं, तो इसीलिए फंबल कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है, माफ कीजिएगा उर्दू में शब्द है, बक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर में उनकी अभी जो 17 में सरकार बनी उससे पहले गुंडा राज और माफिया राज दिखता था गोरखपुर में, तो हमेशा एमएलए वो रहे वहां के, या उन्हीं के मठ के कोई ना कोई रहे, महंत अवैधनाथ भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये 2-2 3-3 बार वहां से हुए। तो अगर ये वहां पे थे और यही गुंडा राज और करवा रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है यही गुंडा, यही मैंने शुरुआत में कहा कि गुंडे बैठ गए सरकार में, इसलिए उन्हें गुंडा राज नहीं दिख रहा क्योंकि गुंडे तो सरकार में बैठे हैं। दूसरी बात कि वहां के विकास की आप बात करते हैं, मैं योगी आदित्यनाथ से एक सवाल करता हूं, पिछले 40 साल से गोरखपुर जिला जो है वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को जो सपोर्ट सेंटर से मिलता है, एक बीडीसी का स्पेशलिटी होता है, उसमें से गोरखपुर जिला आज भी पैसा लेकर के अपने आप को जीवित रखे है। क्या 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने उस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कॉम्पनसेशन की जो स्कीम में कई जिलों को मिलता है, जो गोरखपुर को मिलता था, उससे हटवाया? विकास की सारी लीला वहां की वहां आकर के खत्म हो जाएगी। क्या 7 साल में मोदी जी जो इतनी बात करते हैं, वो बनारस को जो भी बनाना चाहते थे बना पाए? ये सब वहीं से निकल के आता है। लेकिन आज की तारीख में इतना समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे अगर अमित शाह जी कहते हैं योगी को जिताओ, कोई कहता है मोदी को जिताओ, तो एक बात समझ लीजिए साहब, बहुत क्लियर शब्दों में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो टूट है वो 2017 से चल रही है। आज की तारीख में योगी के लिए कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पे से नेशनल लेवल जो उनकी है, उन्होंने अभी तक को आने वाले 22 चुनाव का मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है।
और स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि केशव प्रसाद मौर्य के बिहाफ पे पहले ही बोल चुके हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला असेंबली में किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि दोनों के बीच में कलेश है। दूसरी पार्टियां अपना काम कर रही हैं, जो कि विकास जो नहीं हुआ उसको लेकर के और जो सूबे के हालात खड़े कर रखे हैं उसको लेके वो अपनी जगह, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कि आरएसएस चलाती है इस पार्टी को, इतनी बड़ी टूट है कि एक नॉन आरएसएस बिन आरएसएस वाला योगी आदित्यनाथ 4.5 साल से बिठा रखा है, अब आरएसएस वाला चाहिए, अब उनको ब्राह्मण भी चाहिए, अब उनको कोई और भी चाहिए या फिर कुछ और। इतने फूट हैं कि आप जानते हैं दत्तात्रेय होसाबले तब से बेचारे लगे ही पड़े इस चीज। तो हाथी के दिखाने के दांत कुछ और, चबाने के कुछ और, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि ये हाथी जो है 2022 में बिना दांतों का हो जाएगा, ना दांत खाने के चबाने के होंगे, ना बेचारों के पास दिखाने।